हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। इसकी पूरी सीरीज़ चलेगी जो जेडीए जेएलओ का एग्ज़ाम आने वाला है। इसके अलावा आरजेएस एपीओ इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और भी राजस्थान में लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो एक्ट है राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसमें टोटल चैप्टर आपके रहेंगे 11 और सेक्शन रहेगी 263 सेक्शन रहेगी। सभी सेक्शन को बहुत शॉर्ट में डील करेंगे और एमसीक्यू के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आता है कि लैंड रेवेन्यू के जो मैटर्स होते हैं वो किस तरह के मैटर्स होते हैं। सिविल मैटर होते हैं। तो फिर इनमें सिविल कोड क्यों नहीं जाया जाता, इसके लिए अलग से कोड क्यों बना है, इसके लिए अलग से एक्ट बने हैं, अथॉरिटी बने हैं। तो अगर आपको सेक्शन 5 सीपीसी का याद आ रहा है तो वो इस बात का आंसर देता है कि लैंड रेवेन्यू मैटर्स सिविल होते हुए भी सिविल कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। सेक्शन 5 में क्या क्या दे रखा है, अगर आपको याद हो, कि अगर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी या कोई भी लोकल एक्ट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, अगर कोई भी लोकल एक्ट बना हुआ है तो सारे मैटर उस एक्ट के अनुसार ही डिसाइड होंगे। एक बात, लेकिन सीपीसी के सेक्शन 5 में एक बात और लिखी है कि मान लो ऐसा कोई मैटर है जो लैंड रेवेन्यू में उसको लेके कोई प्रोविज़न नहीं है, या लैंड रेवेन्यू में उस मैटर के बारे में मौन है, साइलेंट है, तब सीपीसी के प्रोविज़न लागू होंगे, तब सिविल कोर्ट जाया जा सकता है। ये तो हो गया कि लैंड रेवेन्यू का बेसिक। अब ये एक्ट जो है 15 जून 1958 को फोर्स में आया था। 11 इसमें चैप्टर है और 263 इसके टोटल सेक्शन है। सेक्शन फर्स्ट में तो ये शॉर्ट टाइटल एंड लॉन्ग टाइटल हो गया। सेक्शन 2 इसका सिंपल सा बात करता है, क्या करता है कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 जो है, इसके जो भी इनेक्टमेंट है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट ने रिपील नहीं किए, उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ऐसे कोई भी एक्ट जो रिपील नहीं किए गए हैं, रेवेन्यू एक्ट ने रिपील नहीं किए गए हैं, उन पर ये एक्ट इफ़ेक्ट नहीं चलेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, यानी अगर राजस्थान टेनेंसी एक्ट चल रहा है तो रेवेन्यू एक्ट उसके साथ साथ चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी अगर कोई लोकल लॉ चल रहे हैं तो उसके साथ लैंड रेवेन्यू एक्ट भी चल सकता है। यानी दो डिस्प्यूट के साथ में, किसी और डिस्प्यूट के साथ में लैंड रेवेन्यू एक्ट साथ में रन कर सकता है, ये सेक्शन 2 कहते हैं। तो क्या किसी एक्ट को रिपील भी किया है? हाँ किया है। कहाँ दे रखा है? सबसे लास्ट में एक सेक्शन दे रखा है 263। वहाँ जितने भी रिपील एक्ट है वहाँ रिपील कर रखा है, उन पर ये इफेक्ट नहीं करेगा। और सेक्शन 3 में इसमें डेफिनेशन दे रखी है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। सबसे पहली डेफिनेशन में दे रखा है लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स कौन होता है? इसका मतलब होता है कलेक्टर, जो एडिशनल और असिस्टेंट लैंड और रिकॉर्ड ऑफिसर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें ऑफिसर्स, अथॉरिटी, अपील, रेफरेंस और रिवीजन, ये इसमें ज़्यादा पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। कैसे? एक लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर में कौन कौन इंक्लूड है? तो ये कलेक्टर होता है मुख्य रूप से, मतलब जो रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर संभालता है उसे कलेक्टर कहते हैं। और इसमें एडिशनल लैंड ऑफिसर है वो भी इंक्लूड होता है, और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर है वो भी इंक्लूड होता है, ये बात करता है। फिर ये जो है 1A है, जो कि बाद में ऐड हुई थी 1B, नजूल भूमि, इसकी टाइटल इंपॉर्टेंट है। और ये है 1C, म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी का मतलब इसको याद नहीं करना है, जिसके अलग से दे रखा हो उसके बारे में तो उसके चांसेस कम होते हैं एग्जाम में। म्यूनसिपैलिटी का मतलब है राजस्थान टाउन म्यूनसिपैलिटी एक्ट 1951 के अनुसार जो बनी हुई है म्यूनसिपैलिटी, इसके बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये टाइटल भी इंपॉर्टेंट है कि 1B में दे रखा है नजूल भूमि। नजूल लैंड क्या होता है? इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की आबादी जो लैंड होती है ना, जहाँ जनसंख्या निवास करती है, उस एरिया को कहते हैं नजूल लैंड। कहाँ हो सकती है? जो किसी म्यूनसिपैलिटी में भी हो सकती है, पंचायत सर्किल में भी हो सकती है, गांव में, टाउन में, सिटी की सीमा के अंदर स्थित होती है। नजूल भूमि जहाँ आबादी क्षेत्र होता है, इतना याद रखना है। पंचायत सर्कल, ये भी वैसे ही डेफिनेशन है, किसी और एक्ट में डेफिनेशन दे रखी होती है तो हमें इतना उसको नहीं पढ़ना होता है। पंचायत सर्कल का मतलब राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 में जो दे रखा है
वो है। नेक्स्ट वाली डेफिनेशन चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी प्रिस्क्राइब्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर एक्ट में आती है। इसका मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, जिन्हें रूल में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्रिस्क्राइब्ड इंपॉर्टेंट, सॉरी, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का मतलब होता है किसी पार्टी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत, अथोराइज्ड इन राइटिंग, ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी की ओर से अपीयरेंस करे या एप्लीकेशन करे, यानी किसी को अपॉइंट कर दिया अपीयर होने के लिए कोर्ट में, तो वो हो गया आपका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो दे रखा है वहाँ दे रखा है कि सेक्शन 20A में जो रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी है वो है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। 4 में सेटलमेंट ऑफिसर में कौन है? असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर भी इंक्लूड होगा। ये भी सिंपल सी डेफिनेशन है। विलेज का मतलब लैंड ट्रैक्ट से हो गया जिसे रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड किया गया और जिसे आगे चलकर विलेज माना गया। रेफरेंस का मतलब होता है इस एक्ट के अंतर्गत अपॉइंटेड कोई भी ऑफिसर के रेफरेंस में ग्रेड के एडिशनल ऑफिसर के रेफरेंस भी इंक्लूड किए गए। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड एंड एक्सप्रेशन डिफाइन इन राजस्थान टेनेंसीज में, जहाँ वर्ड यहाँ नहीं समझ आ रहा है ना वर्ड का, तो वहाँ कहाँ अर्थ लेना है? वहाँ लेना है राजस्थान टेनेंसी एक्ट से उनके मीनिंग लेने की। इतना साइंस में इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 किस अधिनियम के रूप में जाना जाता है? मतलब इस एक्ट का नाम क्या है? लॉन्ग टाइटल। तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, तो सिंपल है। किस वर्ष एनफोर्स किया गया? तो किस वर्ष किया गया था? 1956, इंपॉर्टेंट है। और डेट भी याद आती है एग्जाम में, 15 जून 1956। यह अधिनियम किन क्षेत्रों पे लागू होता है? तो राजस्थान का एक्ट है, तो इसीलिए केवल राजस्थान राज्य में लागू होगा। इस अधिनियम में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, व्याख्या धारा कौन सी करती है? यानी ऐसे शब्द जो डिफाइन किए गए तो वो बताते हैं सेक्शन 3 में, क्योंकि डेफिनेशन क्लोज किस में दे रखा है? सेक्शन 3 में। सेक्शन 2 में इनेक्टमेंट का एरिया दे रखा है। भू अभिलेख अधिकारी से क्या अभिप्राय है? तो क्या अभिप्राय है? अभी हमने पढ़ा था भू अभिलेख अधिकारी में 3 तरह की अथॉरिटी आती है। कलेक्टर तो इसे बोलते ही बोलते हैं, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को। इसके अलावा इसमें एडिशनल और असिस्टेंट भू अभिलेख अधिकारी भी आते हैं। फिर नगर पालिका का अर्थ, ये आएंगे नहीं वैसे इस तरह के क्वेश्चंस, तो वो जो कहाँ दे रखा है नगर पालिका अधिनियम में, ये हमें अगर आ भी जाए तो देखते ही पता चल जाएगा। नजूल भूमि से क्या अभिप्राय? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको इसके टाइटल भी याद रखना होगा। 1B में इसका दे रखा है जो नया ऐड हुआ था। नजूल भूमि से क्या अभिप्राय है? तो कौन सा है? नजूल भूमि यानी आबादी भूमि जहाँ जनता निवास करती है। फिर पंचायत सर्कल से क्या तात्पर्य है? तो पंचायत अधिनियम 1953 के अनुसार गठित जो चक्र होता है उसको पंचायत चक्र कहते हैं। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? जो नियमों द्वारा विहित किया गया है, इस अधिनियम या इस अधिनियम के द्वारा जो नियम बनाए गए उसमें। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 4, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, एक तो इसका टाइटल भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 4 में आता है। क्या दे रखा है? राजस्थान राज्य के लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा और इस पे क्या, एक तो चेयरमैन होगा और कम से कम 3 और अधिकतम 15 सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। नियुक्ति कैसे होगी? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके। ठीक है, एक चेयरमैन और कम से कम 3 और 15, यानी हम कैसे याद करेंगे इसको? 1, 3 और 15, बाकी जैसे भी आपको याद रहे, 13, 15 या कैसे भी। तो एक चेयरमैन होगा, कम से कम 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 मेंबर हो सकते हैं। सेक्शन 5 भी इम्पोर्टेंट है। टेन्योर ऑफ मेंबर्स, कितने, कार्यकाल कितना होगा इनका? तो इनका कार्यकाल होगा जो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर पर पद पर बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर ये पद पर बने रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नर जब चाहे तब पद से हटाया जा सकता है। फिर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? अजमेर होगा। ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड का जो हेड ऑफ है वो कहाँ है? वो अजमेर में है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात हो रही है, लेकिन राज्य सरकार के आदेश से बोर्ड राजस्थान में कहीं भी सीटिंग कर सकती है, बैठ सकती है। तो 4 में बोर्ड बना, 5 में सदस्य का कार्यकाल और 6 में क्या दे रखा है? उसका मुख्यालय कहाँ है?
तो 4 5 6 छोटे इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर सेक्शन 7 बात करता है मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कार्यों को चलाने के लिए रजिस्ट्रार तथा अन्य आवश्यक मिनिस्ट्रियल ऑफिसर नियुक्त किए जा सकते हैं। ये अधिकारी बोर्ड के निर्देशानुसार और राज्य के आदेशों के अधीन कार्य करेंगे। सिंपल सा सेक्शन है, इसमें चांस नहीं है ऑब्जेक्टिव आने के। फिर सेक्शन 8 पावर ऑफ द बोर्ड। पावर क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है, तो ये रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी अपील, रिवीजन, रेफरेंस को सुन सकता है। और सरकार ने अगर अन्य कार्य और शक्तियाँ भी बोर्ड को दी है तो उसका भी प्रयोग बोर्ड के द्वारा किया जा सकता है। तो सेक्शन 8 शक्ति देता है रेवेन्यू बोर्ड को कि वो कोई भी अपील, रिवीजन या रेफरेंस कर सकता है। इनकी जो रियल सेक्शन वो अलग दे रखी है, लेकिन यहाँ एक पावर बताइए। जनरल सुप्रिटेंडेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रेवेन्यू कोर्ट। तो जितने भी अधीनस्थ रेवेन्यू कोर्ट है और रेवेन्यू ऑफिसर्स है, उन सब पर नियंत्रण किसका होगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नियंत्रण होगा, कंट्रोल होगा। यानी जितने भी रेवेन्यू कोर्ट हैं वो बोर्ड के अधीनस्थ होंगे, जिसकी स्थापना कहाँ की गई है? सेक्शन 4 में की गई है। सेक्शन 5 में क्या दे रखा है? उसका उनका टेन्योर दे रखा है। तो सेक्शन 4 में जिस बोर्ड की स्थापना की गई है उसकी यहाँ बात हो रही है। अब सेक्शन 4 से लेके 9 तक MCQ देख लेते हैं। सेक्शन 4 के अनुसार राजस्थान राज्य के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो सेक्शन 4 का टाइटल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 3। और मैक्सिमम कितने होंगे? 15। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सदस्यों की नियुक्ति की सूचना किस में प्रकाशित की जाएगी? तो ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित की जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्यों का कार्यकाल किसके प्रसाद पर्यंत होता है? राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो किसके प्रसाद पर्यंत होगा? राज्यपाल के। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर? तो कहाँ है? अजमेर में। राज्य सरकार के आदेश से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ कहाँ बैठक कर सकता है? तो कहाँ कर सकता है? केवल राज्य अजमेर, पूरे भारत में केवल जयपुर, या राजस्थान में कहीं भी? तो वैसे तो बोर्ड का मुख्यालय जो है वो अजमेर है, लेकिन अगर राज्य सरकार आदेश दे तो किसी अन्य स्थान पे भी बैठकें की जा सकती है। 7 बात करता है बोर्ड के लिए किसकी नियुक्ति की जाएगी? तो किसकी नियुक्ति की जाएगी? रजिस्ट्रार और अन्य मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स, हेडिंग का ही है। सेक्शन 8 के अनुसार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान में क्या है? सर्वोच्च राजस्व न्यायालय, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है, और जितने भी अदर रेवेन्यू कोर्ट है वो सब इनके सबऑर्डिनेट होंगे। सेक्शन 8 के अनुसार बोर्ड को कौन कौन से मामले सुनने की शक्ति होगी? तो बोर्ड को सारे मैटर सुनने होगी, अपील, रिवीजन और रेफरेंस, सभी मैटर सुनने की पावर बोर्ड के पास में होगी। सेक्शन 9 के अनुसार किस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सामान्यतः नियंत्रण रहेगा? तो सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय और राजस्व जो अधिकारी है उनका नियंत्रण रहेगा। सेक्शन 9 के अनुसार सभी राजस्व न्यायालय किसके अधीनस्थ होंगे? तो सभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधीनस्थ होंगे। तो आज हमने सेक्शन 9 तक कंप्लीट किया है। आगे के सेक्शन भी इसी तरीके से शॉर्ट में और MCQ के साथ अब डील करेंगे। अब वीडियोस पे बने रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।